डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पे। और मैं हूँ सी अजय उमाशंकर मिश्रा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मिस्टेक के बारे में, और मिस्टेक जो था हमने पूरा उसका चार्ट देखा था। मिस्टेक दो पार्ट में थे, बायलैटरल और यूनिलैटरल मिस्टेक था एक, जिसे हम बोलते थे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एंड दूसरा पार्ट था हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन लॉ एंड फॉरेन लॉ। ये सारी चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस वॉइड एग्रीमेंट। कौन सी ऐसे एग्रीमेंट है जो वॉइड है, कौन सी ऐसी एग्रीमेंट है जो वॉइड है ना। तो हम उस एग्रीमेंट का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने हमें क्या बताया है, इंस्टीट्यूट की बुक में ये देखो क्या बताया है कि ऐसी एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, उसको एक्सप्रेसली क्लियर कट बोल देंगे भैया वो वॉइड है, कोई संदेह नहीं है ना, सीधा उसको क्या करेंगे, वॉइड मान लेंगे। तो वो वॉइड एग्रीमेंट यहाँ पे कुछ 11 लिखा हुआ है। ये 11 एग्रीमेंट आपको याद करने हैं, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 11 एग्रीमेंट को मैंने एक ट्रिक के थ्रू याद कराया। आपको अच्छा लगे अच्छी बात है, आपका कोई ट्रिक है तो आप मुझे रेफर करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये आपके लिए मेमोरी टेक्निक बनाया। फिलहाल पहले इसको पढ़ लेते। क्या है मेड बाय इनकम्पेटेंट पार्टी, मतलब क्या, जो कंपेटेंट पार्टी नहीं है। सेक्शन 11 हमने डिस्कस किया है पिछले कि जो 18 साल के ऊपर नहीं है बच्चा, वो माइनर है, इनकम्पेटेंट पार्टी है, या जो बंदा लुनेटिक है, मतलब पागल है, वो बंदे के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या एलियन एनिमी है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या ऐसा कोई जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, उस पर्टिकुलर एक्ट के कोर्ट ने उसको क्या किया, डिस्क्वालीफाई किया, तो वो बंदा भी क्या नहीं कर सकता, एग्रीमेंट करेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। मतलब क्या, इनकम्पेटेंट पार्टी के साथ अगर हमने एग्रीमेंट बनाया तो वो क्या मान लिया जाएगा, वॉइड, सेक्शन 11 के तहत। सेकंड आता है एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अभी रिसेंट कल जो पिछले लेक्चर में हमने देखा, सेक्शन 20 के अंदर जो मिस्टेक था, मिस्टेक के अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर दो चीज है, एक यूनिलैटरल एक बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब सिंगल पार्टी मिस्टेक करता था, एंड बायलैटरल बोथ द पार्टी मिस्टेक करती थी। सिंगल पार्टी जब मिस्टेक करती है तो वैलिड माना जाता है, एंड बोथ द पार्टी जब मिस्टेक करती है तो उसको हम क्या करते हैं, वॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो वॉइड है। नेक्स्ट बात आती है एग्रीमेंट दैट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट विच इज अनलॉफुल। ओ माय गॉड, ये भी हमने पिछले लेक्चर में ही देखा कि सेक्शन 23 बोलता है कि भैया कोई भी ऐसे एग्रीमेंट हम बना रहे जिसका कंसिडरेशन, मतलब जो हम दे रहे या जो करने जा रहे जिसका ऑब्जेक्ट ये क्या है, अनलॉफुल है। भाई जहां भी केस आया अनलॉफुल है, वो चीज अनलॉफुल है मतलब इलीगल है, और अनलॉफुल हुआ तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 23 भी बोलता है। अगर ये अनलॉफुल, हम कंसिडरेशन कल ये भी पढ़े थे सेक्शन 24 कि उसमें अगर पार्ट भी है ना, कंसिडरेशन क्या अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है ना, तो वो क्या मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा, है ना, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर फिफ्थ वाला है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। कोई भी चीज, ऐसा चीज आपने दिया जो बिना कंसिडरेशन के, कैसे हो जाएगा एग्रीमेंट, कैसे बन जाएगा बेटा वो बिना कंसिडरेशन। एक पार्टी दे रहे, गिफ्ट दे रहे, ये कंसिडरेशन है, हाँ मिल रहा है उसके बदले कुछ नहीं, तो वो क्या है, वॉइड है बेटा। तो एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इस पर सेक्शन 25 क्या बोलता है हमें, वॉइड है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि बैक टू बैक 3 चिपक के, कौन सा है, मैरिज ट्रेड लीगल, मैरिज ट्रेड लीगल, MTL, ठीक है। तो MTNL नहीं है यहाँ पे, MTL है। तो देखो क्या, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रुकावट बाधा शादी के लिए रोकते हैं, सेक्शन 26 बोलता है। कैसे याद रखो, सेक्शन 26 मैरिज को करो फिक्स, मैरिज कौन सा, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, तो मैरिज फिक्स करो फिक्स, तो यहाँ पे रोकता है तो रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज। 27 में क्या है, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, कोई व्यापार करने से रोकता है, तो फिर भी इसमें एक्सेप्शन है ना, तो व्यापार करने के लिए रोकता है आपको, वो भी क्या है, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। आपको कोई एग्रीमेंट करता है, लीगल प्रोसीडिंग करने के आपके अधिकार है, लीगल प्रोसीडिंग करना, आपको वो चीज़ करने से रोकता है, तो वो भी क्या है, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, सेक्शन 28। नेक्स्ट बात आती है एग्रीमेंट द मीनिंग, एग्रीमेंट द मीनिंग विच इज अनसर्टेन। और बाप रे, अनसर्टेन है मतलब क्या, जो फिक्स ही नहीं, अनसर्टेन, सर्टेन नहीं है, फिक्स है ना, फिक्स नहीं है वो क्या हो जाएगा भाई, अनसर्टेन है, वॉइड है ना। जो सर्टेन होती है वो चीज समझ में आती है, अनसर्टेन मतलब क्या भाई, जो फिक्स नहीं है ना, तो वॉइड हो जाएगा वो। नेक्स्ट बात आती है इम्पॉसिबल एक्ट, एग्रीमेंट ऐसा चीज के लिए क्या जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मीन्स वॉट, जो हो ही नहीं सकता, चांद तारे तोड़ लेके आ सकते हो, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल एक्ट। वो उसके लिए एग्रीमेंट आप बनाते हो तो वो क्या मान लिया जाएगा बेटा, क्या मान लिया जाएगा, वॉइड।
नेक्स्ट आता है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग जो होता है ना, आपने देखा होगा वेजरिंग, सट्टा वट्टा लगाते हैं ना, तो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट भी एक तरीके से क्या है बेटा, बैट वैट लगाना ना, ये सब क्या है, वॉइड माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने कोड को पढ़ते हैं। मेमोरी टेक्निक है, जो हमारा मेमोरी टेक्निक है, क्या लिखा है देखो, आई एम, क्या लिखा है, आई एम ब्रांच मैनेजर, मान लो आई एम बी एम, आई एम ब्रांच मैनेजर यूपी विदाउट कंसिडरेशन लीगल ट्रेड सर्टेन अनसर्टेन इम्पॉसिबल वेजरिंग। मतलब क्या कि आई एम बी एम, आई एम ब्रांच मैनेजर यूपी, आई एम ब्रांच मैनेजर यूपी विदाउट कंसिडरेशन लीगली ट्रेड कर रहा हूं, मैं लीगली ट्रेड कर रहा हूं, कैसे, अनसर्टेन और इम्पॉसिबल वेजरिंग, अनसर्टेन और इम्पॉसिबल। ये हमारा मेमोरी टेक्निक है। इसके थ्रू हम कैसे याद रखेंगे, आई फॉर क्या, इनकम्पेटेड पार्टी, एंड एम फॉर क्या, मैरिज, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज याद कर लो। बी एम फिर लाइन से मैंने लिखा है, बी एम मतलब बायलैटरल मिस्टेक हुआ। यूपी मतलब क्या, यूपी, यू मतलब यहाँ पे मैंने रखा है अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल है कंसिडरेशन होगा, और पी फॉर पार्ट अनलॉफुल है, तो ये यूपी हो गया। विदाउट कंसिडरेशन मैंने लिखा ही है नीचे। लीगली मतलब लीगल, रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकता है, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड करने से रोकता है। अनसर्टेन मतलब क्या, जो चीज़ अनसर्टेन है वो भी वॉइड होगा, इम्पॉसिबल है वो भी वॉइड होगा, और वेजरिंग है वो भी वॉइड होगा। तो इसको याद कैसे करेंगे, आई एम ब्रांच मैनेजर उत्तर प्रदेश, आई एम ब्रांच मैनेजर यूपी विदाउट लीगली ट्रेड सर्टेन, विदाउट लीगली ट्रेड अनसर्टेन एंड इम्पॉसिबल वेजरिंग। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं एक एक को डिटेल में। जितना हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसको छोड़ के अलग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है देखो, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज। पहला एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, गलती से यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, शादी को रोकना है। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 26 बोलता है एवरी एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज एनी पर्सन अदर देन माइनर, माइनर के साथ करोगे तो नहीं, वो वाइड नहीं होगा, लेकिन अदर देन माइनर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चाहे वो पर्सन क्या कर रहा है, अच्छे कंसिडरेशन लेके, है ना, वो चाहे वो मेजर है ना, और अच्छा कंसिडरेशन लेके वो क्या करता है, शादी नहीं करता है, तो भी क्या हो जाएगा, रोक देता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो वॉइड ही माना जाएगा, वो एग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा। नेक्स्ट बात आती है एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, आपको धंधा करने से रोकता है भाई, तो इसके एक्सेप्शन भी है भाई। गुडविल फ्रेंचाइजी से लेते हो तो उसके हिसाब से आप किसी का नाम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, है ना, तो वो आप रोक लग जाएगी आपके ऊपर, वो वाइड नहीं है, वो वैलिड है। या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के अंडर में पार्टनर थे, आप छोड़ के जा रहे हो, जब पार्टनरशिप तोड़ रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, अब उस पर्टिकुलर एरिया लोकेशन में आप जॉब नहीं कर सकते, या आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है, वो वैलिड है। समझना, आप ऐसे कुछ पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन डिसाइड होता है जहां पे आप बिजनेस नहीं कर सकते, सेम बिजनेस, तो वो क्या है, वैलिड है ना। देखो क्या है, एन एग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन रेस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस एनी काइंड इज टू एक्सटेंड वॉइड, वो वॉइड माना जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या दिया है, वेयर ए पर्सन सेल द गुडविल ऑफ ए बिजनेस एंड एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ए सिमिलर बिजनेस, रोकता है सेम बिजनेस करने से विद इन स्पेसिफाइड लोकेशन लिमिट, सो लॉन्ग एज द बायर और हिज सक्सेसर इंटरेस्ट कैरी ऑन लुक ऑन लाइक बिजनेस देयर इन सच एन एग्रीमेंट इज वैलिड, वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई गुडविल उसी के ऊपर तो हैबिचुअल कस्टमर होते हैं, वही लोग आते हैं, तो वो उसका हक है रोकने का, आप उसके नाम से वो चीज़ पे नहीं कर सकते, है ना, बिजनेस, तो वो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट बात आती क्या, द लोकल लिमिट विद इन द सेलर ऑफ द गुडविल एग्री नॉट टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस मस्ट बी रीजनेबल, उसको रीजनेबल माना जाएगा, और सेम बिजनेस आप नहीं कर सकते, है ना, वो वैलिड है। अंडर द सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा बोलता है हमको कि आउट गोइंग जो पार्टनर होते हैं, जो पार्टनर चले जाते हैं, जो निकल जाते हैं एग्रीमेंट से, हम उनके साथ बनाते हैं कि सेम बिजनेस आप कैरी, कंटिन्यूइंग पार्टनर जो होते हैं वो बनाते क्या कि सेम बिजनेस आप नहीं कर सकते, विल नॉट कैरी एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट फॉर्म विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ टाइम के लिए बोला जाता नहीं कर सकते, या विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में भी आप नहीं कर सकते। सच एग्रीमेंट दो इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, भले वो रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड है, विल बी वैलिड माना जाएगा इफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज आर रीजनेबल है, अगर वो रीजनेबल है तो। अनरीजनेबल भाई इंडिया के अंदर कहीं पे भी नहीं कर सकते, रीजनेबल नहीं ना भाई ना, आप रीजनेबल होना चाहिए वो एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली अंडर सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट में भी ऐसा कहा गया है कि क्या कहा गया, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर
नॉट टू कैरी एन कंपेटिटिव बिजनेस ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, डी पार्टनरशिप इज वैलिड। ऐसा सेम बॉस वाले केस में है ना, अपने एम्प्लॉय के लिए बोलता है कि जब तक एग्रीमेंट में ऐसा हमारे से ऐसा धंधा तुम नहीं कर सकते, नहीं तो हर एम्प्लॉय अलग से खोल के बैठ जाए अपना बिजनेस, समझ में। तो एग्जांपल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बी, ए फिजिशियन सर्जन एन एम्प्लॉय ए एज एन असिस्टेंट फ्रॉम द टर्म्स ऑफ 3 years एंड ए एग्री नॉट टू प्रैक्टिस एन सर्जन एंड फिजिशियन ड्यूरिंग दिस 3 years, है ना। दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। क्यों भाई, आया वो उसको लेके आया, वो प्रोफेशन सेम नहीं कर सकता, एग्रीमेंट बना है, रेस्ट्रेंट बाय इंजेक्शन इफ ई स्टार्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस पीरियड। रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड मान लिया जाएगा रेस्टोरेंट ऑफ प्रोफेशन अगर वो इस पीरियड के अंदर स्टार्ट करता है तो। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है हमें, एन एग्रीमेंट बाय मैन्युफैक्चर टू सेल ड्यूरिंग हिज सर्टेन पीरियड हिज एंटायर प्रोडक्शन टू द होलसेल मर्चेंट इज नॉट इन रेस्टोरेंट। भाई मैंने डिसाइड किया कि जो तुम पूरा मैन्युफैक्चर करोगे पूरा मुझे बेचोगे, तो वो क्या हो गया, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड नहीं है भैया, वैलिड है वो। क्यों, सारा तुम्हारा माल मैं खरीद लूँगा, मुझे रिक्वायर है। या ऐसा हो सकता है कि भैया सारा माल मैं तुम्हारा खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्या करता, कौन करता पता है, वॉलमार्ट, पता है वॉलमार्ट, अशोक वॉलमार्ट जो फॉरेन में अभी इंडिया में नहीं आया, तो वॉलमार्ट क्या करता है, पूरा का पूरा बल्क क्वांटिटी परचेज करता है और बोलता है कि ये 100 रुपये की चीज़ मुझे कितने में देगा, तो सामने वाला बोलता है 80 में। अगर मैं पूरा साल में कितना प्रोडक्शन करता पूरा खरीदो तो कितने में देगा, तो सामने वाला बोलता है चलो 75 लगा लेंगे। अब 75 रुपये में जो चीज़ लिया और फिर उसके साथ एग्रीमेंट करता है कि भैया जो मुझे 75 में दिया ना, ऐसा सेम चीज आप दूसरे को 80 के नीचे नहीं बेच सकते। समझ में आया? तो उसके लिए एग्रीमेंट क्या, वो भी रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड नहीं है। एन एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द सेलर पर्टिकुलर कमोडिटी नॉट टू सेल द कमोडिटी एट लेस देन द फिक्स प्राइस इज नॉट एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। वो रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड भी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ, द एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। आपको लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकता है अगर, वो भी क्या है, एक तरीके से वॉइड माना जाएगा। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज द वन बाय विच एनी पार्टी देयर टू रेस्ट्रेंट एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट under the contract through a court or which abridges the usual period and starting legal proceeding. A contract of this nature is void. भैया आपको आपका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है भैया, भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि लीगल प्रोसीडिंग आप कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई रोकता है और उसके लिए एग्रीमेंट बनाता है तो वो void है। सर्टेन एक्सेप्शन है इसके भी। क्या एक्सेप्शन है? पहला वो आपने देखा होगा आर्बिट्रेल, है ना, आर्बिट्रेरी अपॉइंट होता है। फिर वो फ्यूचर के बारे में भी देखते हैं, पास्ट के बारे में भी देखते हैं कि इन दोनों में भी कोई भी डिस्प्यूट हो हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें वो एक्सेप्शन है। ये दोनों एक्सेप्शन आप पढ़ लेना। नेक्स्ट बात आती है एन एग्रीमेंट द मीनिंग इन विच अनसर्टेन। जो एग्रीमेंट बनाया उसका मीनिंग क्या, अनसर्टेन चीज़ के लिए वो वर्ड है, जो फिक्स ही नहीं है। एन एग्रीमेंट मीनिंग विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड बट देर इज अ मीनिंग देयर ऑफ इज कैपेबल बीइंग मेड सर्टेन, द एग्रीमेंट इज वैलिड। अगर वो सर्टेन हो सकता है तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, उसको वैलिड मानेंगे। जैसे मैं ऑयल का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, ठीक है। अब मैंने सामने वाले को बोला कि भैया मैं 100 टन ऑयल तुम्हें भेज रहा हूँ, तो ऑयल भेज रहा हूँ तो फिर वो अनसर्टेन होगा ना बेटा, और अनसर्टेन होगा तो वाइड हो गया कि कौन सा तेल भेजेगा, नारियल का, पाम ऑयल, है ना, पेट्रोल डीजल, क्या भेजेगा, कौन सा तेल भेजेगा, ऑयल तो सबको बोलते। लेकिन अगर मैं एक ही तेल का व्यापारी हूँ, दैट इज कॉल्ड क्या, कि पाम ऑयल मैं देता हूँ या मैं ग्राउंडनट ऑयल देता हूँ, तो मैं ग्राउंडनट जो ऑयल दे रहा हूँ ना, सिर्फ उसी का मैं व्यापारी हूँ, और मैं बोलता हूँ आपको 100 टन ऑयल मैं भेज रहा हूँ, या आप मेरे से एग्रीमेंट करते हो और मैं बोलता हूँ 100 टन ऑयल आपको भेजूंगा, उसमें ये केस में सर्टेन है। क्यों? फिक्स है कि मैं दूसरे का व्यापारी नहीं, मैं किसका व्यापारी हूँ, ग्राउंडनट ऑयल का, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं फिक्स हूँ कि इसके अलावा मैं दूसरा नहीं बेचता, एक ही तेल बेचता हूँ, तो फिर उस केस में सर्टेन है और वहाँ पे ये वैलिड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल वही लिखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है बेटा। ये देख ध्यान, 6 वाला वेजरिंग एग्रीमेंट। सेक्शन 30 क्या बोलते हैं, वेजरिंग। एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। सबसे पहले लिखते हैं वेजरिंग वाला क्या है, वॉइड। इन द एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट इन सम ऑफ मनी अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेनमेंट। जो अनसर्टेनमेंट है, जैसे बोलते हैं आज बारिश होगा, अगर हुआ तो सामने वाला बोलता है अगर आज बारिश हुआ तो तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और नहीं हुआ तो मुझे देगा 100 रुपये। तो दोनों के हाथ कंट्रोल में है क्या, दोनों के कंट्रोल में है क्या वो इवेंट जो होने वाला है? नहीं, इसमें एक हारेगा या एक जीतेगा। तो दोनों के हाथ में सेम सिचुएशन, सेम
सिचुएशन है, मतलब सेम चीज़ है कि दोनों में से कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। मतलब जो उनके पास प्रोबेबिलिटी है ना हारना और जीतना, दोनों के पास सेम है। दोनों हार भी सकते हैं, दोनों जीत भी सकते हैं। मतलब क्या एक हारेगा तो एक जीतेगा, है ना। अगर मैं बोलूं तो मैं हार भी सकता हूं, जीत भी सकता हूं, दोनों पॉसिबिलिटी मेरे लिए है। मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है बारिश आज होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट। लूज और विन चांसेस है दोनों का। ईच साइड शुड स्टैंड टू विन और लूज डिपेंडिंग ऑन द वे एन अनसर्टेन इवेंट टेक प्लेस इन द रेफरेंस टू विच द चांसेस इज टेकन एंड इन द अकरेंस विच नाइदर ऑफ द पार्टीज हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट। किसी का उसके साथ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना भाई, उसके हक में वो चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। नाइदर द पार्टीज हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखो, एग्री टू पे 50,000 बी टू बी इफ इट रेन्स एंड द बी प्रॉमिस टू पे लाइक अमाउंट टू ए इफ डज नॉट रेन। सेम, द एग्रीमेंट विल बी वे ऑफ वेजर। बट इफ वन पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट, अगर एक किसी पार्टी का कंट्रोल है उस इवेंट पे, द एग्रीमेंट वो वेजर नहीं माना जाएगा। तो सिंपल सा डिफरेंस समझ में आ गया बेटा कि अगर आपका कंट्रोल है, किसी एक पार्टी का कंट्रोल है इवेंट पे, तो वेजरिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो। और दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट ऐसा हुआ कि दोनों के हक में विन और लूज दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो इसेंशियल ऑफ वेजर। अच्छा, इसेंशियल वेजरिंग क्या है देखते हैं। इसेंशियल वेजर, देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ, कुछ पैसा या पैसे का वर्थ देना चाहिए। दूसरा, प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल होना चाहिए। भाई कंडीशनल इवेंट के ऊपर कि वह इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब कंटीजेंट, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, सर्टेन होगा तो फिर काय का वेजर, अनसर्टेन इवेंट होगा। एंड मस्ट बी टू पार्टीज जिसमें ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज। दोनों के ऊपर ये डिपेंड हो सकता है कि एक तो या तो कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है ना बेटा। देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइमिंग ऑफ मेकिंग सच एग्रीमेंट। कॉमन इंटेंशन होना चाहिए कि हम लोग इस पर फ्रॉड करने का नहीं होना चाहिए भाई ऐसा। द पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट ऑफ स्टेक, मतलब क्या, अपने जो शेयर है ना, अपना दांव पे जो खेल रहा ना, उसी के ऊपर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा किसी में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या है, इसेंशियल्स ऑफ वेजर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर, जो सिमिलर वेजरिंग के जैसे हैं। कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है, लॉटरी ट्रांजेक्शन है, जो लॉटरी खेलते हैं अपन, है ना। देखो, क्रॉसवर्ड पुजल्स हैं, कंपटीशन होते हैं, ये भी क्या है, सिमिलर टू वेजर हैं। स्पेकुलेटरी ट्रांजेक्शन आपने देखा शेयर मार्केट में या कुछ होता है ना, इंट्राडे, जो मार्केट और उसके डिफरेंस में जाता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के डिफरेंस में होता है ना, उसे बोलते हैं, एंड वो भी वॉइड है। एंड हॉर्स रेट आपने देखा होगा, ट्रांजेक्शन्स घोड़े के ऊपर लगाते बैठ, वो भी क्या है, वेजरिंग है। नेक्स्ट बात आती है क्या, ट्रांजेक्शन रिजेंबलिंग विथ वेजरिंग ट्रांजेक्शन बट आर नॉट वॉइड। भले वो वेजरिंग के जैसे दिखते हैं, सब होता है, बट वो वॉइड नहीं है। कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है, देखो, पहला एक चिट फंड। चिट फंड में क्या होता है, सब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर महीने के एंडिंग में क्या होता है, महीने के बाद में ना एक बंदे का ना एंड ऑफ द मंथ क्या अमाउंट कंट्रीब्यूशन एंड पेड टू द लकी विनर, एक कोई लकी विनर होता है उसको दिया जाता है, और लकी विनर क्या करता है, उसको विड्रॉ कर लेता है अमाउंट, तो वो चिट फंड है। तो चिट फंड वैलिड है, वॉइड नहीं है, पर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इसमें काम करते हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, आपने होगा शेयर मार्केट से शेयर खरीदा है ना, या कमर्शियल ट्रांजैक्शन जिसमें डिलीवरी हुआ गुड्स या शेयर्स की, इंटेंडेड टू बी गिवन और टेकन, डू नॉट अमाउंट टू वेजर, ये वेजरिंग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आता है गेम ऑफ स्किल एंड एथेंटिक कंपटीशन, जो होता है आपने देखा होगा, कंपटीशन वगैरह होता है, क्रॉसवर्ड पजल्स, पिक्चर, ये सब होता है, तो वो हमें नहीं माना जाता। लेकिन उसमें जो एक लिमिट रखा गया है कि इनके हिसाब से अगर 1000 तक की प्राइस है तो वेजरिंग नहीं माना जाए, 1000 तक का। द स्किल एंड नॉट वेजर प्रोवाइडेड प्राइस मनी डज नॉट एक्सीड ₹1000। तो ये ध्यान रखना बेटा, 1000 तक वो नहीं माना जाता है। नेक्स्ट बात आती है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना हम, कि कुछ कंटिजेंट मतलब हैपनिंग ऑन नॉट हैपनिंग अनसर्टेन इवेंट के लिए, है ना, वैलिड है लॉ में वो चीज़, क्योंकि वो क्या करता है, हमें लॉस का भरपाई करता है ना। तो एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम वेजरिंग एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट किससे अलग है, एग्रीमेंट से, वेजरिंग से डिफरेंट है। तो इंश्योरेंस और वेजरिंग दोनों के बीच का हम फर्क जानेंगे, तो उसके दोनों के बीच का हम डिस्टिंक्शन पढ़ते हैं। तो चलो आइए पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है।
क्या लिखा है कि दोनों के बीच का फर्क क्या बेटा, देखो पहला बेसिस मीनिंग है। मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या बोलता है कि इंडेमनीफाई, मतलब क्या कंपनसेट करता है लॉस का। इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कंपनसेट करेगा तुम्हें लॉस का। लेकिन वेजरिंग में क्या होता है, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ एंड हैपनिंग और नॉट हैपनिंग अनसर्टेन इवेंट। भैया तुम्हारा नुकसान हो भरपाई, जो वादा किया है ना वो देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, प्रीमियम एंड कंपनसेशन अमाउंट, मतलब कंसिडरेशन के बदले में जो हम प्रीमियम भरते हैं और कंपनसेशन अमाउंट जो हमें वो देता है उसके बदले। हमने प्रीमियम भरा, इंश्योरेंस कंपनी हमारा लॉस हो तो हमें उसके बदले में कंपनसेशन दिया। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं, देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन द टू पार्टीज, कोई कंसिडरेशन होता नहीं। देयर जस्ट गैम्बलिंग फॉर मनी, पैसे के लिए खेलते, वो जुआ खेलते, बोलते हैं ना पुराने भाषा में, जुआ खेल रहा है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है द लाइफ और प्रॉपर्टी शाउड टू बी इंश्योर्ड। लाइफ किसी की जिंदगी का सवाल है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसका लाइफ इंश्योरेंस करती है। प्रॉपर्टी या अदर इंश्योरेंस होते हैं दैट इज कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस, उसका जनरल इंश्योरेंस भी इंश्योरेंस कंपनी करती है। वो वेजरिंग नहीं है, ये वैलिड है। बट देयर इज नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है जिसका एग्रीमेंट है। और द बैटिंग इज अनदर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी, देयर इज बैटिंग ऑन अनदर्स लाइफ, दूसरे के ऊपर या दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर जुआ लगाते। आपने देखा होगा ना द्रौपदी चीरहरण में, उसके पहले क्या हुआ था, युधिष्ठिर ने सब 5 भाइयों का पांडवों को हारे, उसके बाद में क्या राज्य धन दौलत सब हार गए, फिर द्रौपदी को भी लगा दिया। तो दूसरे की लाइफ लगाते हम, या दूसरे की प्रॉपर्टी, मतलब सामने वाला के प्रॉपर्टी या उसके लाइफ के साथ हम खेलते हैं। नेक्स्ट बात है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई। इंडेमनिटी मतलब क्या, द एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो भरपाई करता है ये किसको करता है, देखो क्या है, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के इसमें किसी को भी दे सकते हैं भाई, जो नॉमिनी होगा इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी। लाइफ इंश्योरेंस में क्या सामने वाला मर गया तो पैसा अभी मरे हुए के जाके ऊपर देगा क्या इंश्योरेंस कंपनी, नहीं ना, तो पैसा उठा के उसके नॉमिनी को देंगे या लीगल हायर को देंगे। बट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, द इसीलिए लिखा एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनीफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस। जो उसको लॉस हुआ है उसी को जाके पैसा दे देगा, जिसको लॉस हुआ है उसको पैसा दे देगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस केस में पैसा उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो मर चुका है, उसके लीगल हायर या नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसके केस में क्या होता है, वेजरिंग केस में लॉस मतलब लूजर हैज टू पे द फिक्स अमाउंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। उसके साथ हो गया ना, हार गया तो उसको पे करना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पे वैलिड एंड एनफोर्सेबल है, यहाँ पे वॉइड है, और ये अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल नहीं है। दखलंदाज कोर्ट है ना, एनफोर्सेबल नहीं करता है इसको। यहाँ पे क्या प्रीमियम, प्रीमियम यहाँ पे देखो कैलकुलेटेड प्रीमियम एकदम बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशन, एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेशन, रिस्क रिवॉर्ड देख के, और यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट तय किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, नो लॉजिकल कैलकुलेशन एंड रिक्वायर्ड टू इन केस ऑफ वेजरिंग। नेक्स्ट बात है दे आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। पब्लिक वेलफेयर में देखें ये बेनिफिशियल है, सोसाइटी में एक हेल्प के लिए कि किसी का नुकसान हो गया तो उसको इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी अगर उसने पॉलिसी प्रीमियम लिए भरा था और पॉलिसी लिया था तो। बट यहाँ पे क्या है, दे हैव बीन रिगार्डेड एंड अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर। जुआ खेलना सही बात नहीं है सोसाइटी के लिए, समझ में आया, जुआ खेलना सही बात सोसाइटी के लिए नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।